हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। अभी तक हमने डेटाबेस के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ी, उसके पार्ट्स, उसके सेगमेंट, उसकी वर्किंग। अब हम इन सब चीज़ों को मर्ज करके एक साथ देखने वाले हैं। ये जो प्रोसेस, ये जो पार्ट है, ये आपको दो वीडियोस में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम इसके स्टोरेज मैनेजर और जो क्वेरी प्रोसेसर है उस पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको पूरा डायग्रामेटिक वे में शो करेंगे किस तरह से डेटाबेस एक्चुअली फंक्शनिंग करता है या वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। तो डेटाबेस के दो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं जो मेनली माने गए हैं। एक तो है स्टोरेज मैनेजर, दूसरा है क्वेरी प्रोसेसर। देखिए, कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गई, किसी भी तरह की एप्लीकेशन अगर हो जाती है तो उसमें दो ही चीज़ सबसे मेन होती है। एक तो उसका स्टोरेज कैसे वर्क कर रहा है, उसका क्वेरी सेगमेंट या फिर प्रोग्रामिंग पार्ट कैसे सेव होगा, यूजर का डेटा कैसे सेव होगा, मेमोरी ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है, मेमोरी बसेज या फिर उसकी जो टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी वो कौन सी यूज़ करेंगे, ये सब स्टोरेज मैनेजर में आ जाता है। ठीक है, और ये फैक्ट भी है। आपने सपोज जैसे क्या किया कि अगर हम हार्ड डिस्क का एग्जांपल देते हैं, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये अलग अलग टाइप ऑफ जो है स्टोरेज डिवाइसेज है। इसमें एसएसडी सबसे फास्ट स्पीड देता है। तो अगर स्टोरेज स्पेस के अंदर स्टोरेज स्पेस ज़्यादा है लेकिन एलोकेशन या फिर रीट्रेस टेक्नोलॉजी लूज है हमारी या पुरानी है, तो इतने स्टोरेज में भी आपको आने जाने में बहुत वक्त लगेगा। सिंपल सा एग्जांपल, बिल्डिंग 10 माले की बिल्डिंग है एंड लिफ्ट नहीं, आप सोचे सीढ़ियों से आपको ऊपर से आने जाने में कितना इशू होगा। तो सिमिलर चीज़, तो स्टोरेज मैनेजर जो होता है ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है डेटा किस टाइप का, कैसे, किस तरह से मेमोरी को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हुए सेव होगा। ठीक है, वापस फिर से डेटा अगर चाहिए हो तो उसको रिट्रीवल उसके मेथड क्या रहेंगे, ये सब चीज़ें स्टोरेज मैनेजर में आ जाती है। और क्वेरी प्रोसेसर एक्चुअली ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम किस लैंग्वेज में क्वेरी पास आउट कर रहे हैं उसको कंपाइल करना, देन उसको मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, उसके जो है उसको व्हाट वी कॉल देम, हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से समराइज करना या फिर एम्फेसाइज करके इसका मेन जो है जो रिक्वायरमेंट है यूजर का वो मशीन तक प्रोवाइड करना, डेटाबेस तक प्रोवाइड करना, ताकि वो उसी हिसाब से ऑपरेशन जनरेट कर सके। तो क्वेरी प्रोसेसर हमारी क्वेरीज को, डेटाबेस को इजी लैंग्वेज में समझाता है ना, जो आउटपुट हमें चाहिए वो हमें जनरेट करके देता है। तो इन दो हिस्सों में जो दो मेन फंक्शन है हमारे डेटाबेस के, स्टोरेज मैनेजर एंड द क्वेरी प्रोसेसर। तो स्टोरेज मैनेजर को थोड़ा सा हम जो है डिटेल में जान लेते हैं अब। जैसा कि मैंने बताया, ये किसी भी तरह के मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, फिर चाहे वो आपका जो है वर्चुअल और कैच मेमोरी हो गया या आप जो आपका ओरिजिनल हार्ड मेमोरी हो गया। ठीक है, उसके अंदर डेटा रिलोकेशन, एलोकेशन, डेटा रिट्रीवल टेक्निक्स, ये सब इसके अंदर आ जाती है। तो बात करें सबसे पहले, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द लो लेवल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम अलोंग विथ द क्वेरी सबमिटेड इन द सिस्टम। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि एक तो जो ऑलरेडी हमारे क्या बोलते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं, वो जो क्वेरीज हैं जो सिस्टम में दी जाती है, क्वेरीज जो यूजर्स की तरफ से दी जा रही है और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि सिस्टम में अपलोड किया जाता है, इन दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। प्लस इन दोनों के एक यूनिट बना करके ये फिर से जो है लो लेवल डेटा जो स्टोर्ड है इनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सबसे पहले ऑलरेडी जो है डेटा स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है किसी न किसी डेटाबेस को एक्सेस करेगा, यानी कि डेटा तो पहले से स्टोर्ड है, इसको हम बोलते हैं लो लेवल डेटा। अभी लो लेवल क्यों कहलाता है, ये लिस्ट लेवल डेटा है जो ओरिजिनल डेटा है जिसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये लो लेवल डेटा है। अब इसको एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इन एप्लीकेशन प्रोग्राम उस डेटा के बीच में इंटरफेस कैसे होगा, प्लस यूजर्स जो क्वेरी दे रहे हैं वो क्वेरीज एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी, एंड देन वापस ये क्वेरीज एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एक सिंगल यूनिट बन के उस लो लेवल डेटा के ऊपर किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन या फिर जो इंटरफेस है ये डिसाइड करने का काम स्टोरेज मैनेजर करता है। ठीक है, अब आगे बात करें नेक्स्ट की, इंटरेक्शन विद फाइल मैनेजर। देखिए, हम आपको हमारे स्टार्टिंग वीडियोज में बता चुके हैं कि डेटाबेस भी एक्चुअली जो स्टोर्ड डेटा है उस पर वर्क करता है। और जो स्टोर्ड डेटा है ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा होता है जिन्हें हम फाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइल्स कैसे बनेगी, किस तरह का डेटा किस तरह की फाइल में जाएगा, इन फाइल की इंडेक्सिंग कैसे बनेगी, पूरे मेमोरी में इन फाइल्स का एलोकेशन कैसे होगा, फाइल्स की टेम्परेरी कॉपी कैसे बनेगी, फाइल्स का वर्चुअल एलोकेशन कैसे होगा, ये सब कुछ फाइल से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, इवन उस फाइल का एड्रेस फाइंड आउट करके, इंडेक्स क्रिएट करके, इंडेक्स नंबर जान के फाइल तक पहुंचना, उसमें डेटा फिक्स करना, एलोकेट करना, फाइल को पूरी तरह से यूटिलाइज करना, करप्ट होने से बचाना, ये सब ऑपरेशन जो है वो फाइल मैनेजर कंट्रोल करता है। तो स्टोरेज मैनेजर का सबसे बड़ा काम ये भी होता है कि इस फाइल मैनेजर के साथ इंटरेक्शन बनाए रखता है। ठीक है, वरना आपको सोचिए कि अगर फाइल मैनेजर और सिस्टम जो है हमारा जो
स्टोरेज मैनेजर है, इनके बीच में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो क्या होगा, डेटा सेव तो होगा पर वो रैंडमली आर्बिट्री पूरे मेमोरी में कहीं पे भी जाके सेव हो सकता है। तो अब आप समझते हैं उन सब डेटा को इंडेक्स जनरेट करके एक साथ मैनेज करके रखना कितना मुश्किल काम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वो फाइल मैनेजर के साथ में इंटरेक्शन मैनेज करके रखे। आगे हम बढ़ते हैं तो टू मैनेज स्टोरेज स्पेस, ठीक है, ये नाम से पता लग रहा है कि पूरे स्टोरेज स्पेस को मैनेज करके रखना। देखिए डेटाबेस एप्लीकेशन बहुत वास्ट होती है, वर्ल्ड वाइड चलती है, मल्टीपल यूजर हर मोमेंट पे से एक्सेस कर रहे होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि डेटा को रन करने के लिए भी वर्चुअल मेमोरी चाहिए, प्लस डेटा को स्टोर करने के लिए ओरिजिनल या फिर हम बोल सकते हैं हार्ड स्टोरेज चाहिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक MB का स्टोरेज भी बहुत मायने रखता है। तो 1 MB स्टोरेज भी वेस्ट ना हो, इस चीज को मैनेज करके रखना, पूरी तरह से प्रॉपर स्टोरेज को जो है यूटिलाइज करना, ये सब चीजें जो है जो हमारा स्टोरेज मैनेजर जो है वो कंट्रोल करता है। आप सब ने वो जो है पजल्स खेले होंगे जिसमें ब्लॉक्स आते हैं, उन ब्लॉक्स को अरेंज करना होता है, बीच में कोई भी स्पेस खाली नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह का काम स्टोरेज मैनेजर करता है, ये स्पेस को पूरी तरह से यूटिलाइज करता है। प्लस स्टोरेज के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्चुअल मेमोरी जो कि प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है, एक होता है एलोकेशन डिपार्टमेंट या एलोकेशन ब्लॉक जो कि मेमोरी एलोकेशन को हैंडल करता है, एक होता है हमारा फिजिकल स्टोरेज, एक होता है हमारा इसके अंदर जो हमारा प्रोसेसिंग सेगमेंट जहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स पड़ी रहती है। तो इस तरह से मेमोरी के अंदर भी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो स्टोरेज मैनेजर उन सब के साथ भी डील करता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरेज मैनेजर के कुछ बेसिक पार्ट्स की। ठीक है, इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, सेकंड आता है ट्रांजैक्शन मैनेजर, थर्ड है फाइल मैनेजर, फोर्थ है बफर मैनेजर। ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर क्या है? डेटाबेस को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी एक्सेस करता है, प्रोग्रामर भी एक्सेस करते हैं, एंड यूजर भी एक्सेस करते हैं। कौन सा यूजर डेटाबेस को किस तरह से एक्सेस कर रहा है, उसने कौन से लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए हैं, यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करना, किस तरह के कमांड्स वो अप्लाई कर रहा है, उसको उनकी परमिशन है कि नहीं है, ये सब ये सब जो है ऑथराइजेशन मैनेजर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जिससे स्टोरेज मैनेजर ही हैंडल करता है, ताकि यूजर जो है वो किसी और डेटाबेस किसी और यूजर की इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर सके और DBA या प्रोग्रामर्स के जो प्रोग्राम्स आपस में ग्लिच ना हो, डेटाबेस को हैक ना किया जा सके, डेटाबेस पूरी तरह से सिक्योर रहे। तो ये काम होता है ऑथराइजेशन मैनेजर का। एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटाबेस को कंसिस्ट स्टेट में बनाए रखना, ताकि इसका जो डेटा रिलायबल और सिक्योर रहे। तो इस चीज के लिए जो है इंटीग्रिटी मैनेजर काम में आता है। ठीक है, हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रिटी मैनेजर और ऑथराइजेशन मैनेजर वर्क कैसे करते हैं। अगला है हमारा ट्रांजेक्शन मैनेजर। ठीक है, ट्रांजेक्शन मैनेजर का मतलब ये हो गया कि एंड यूजर से लेकर के हमारे फिजिकल डेटाबेस तक के बीच में डेटा फ्लो किस तरह से हो रहा है, ठीक है, उस पर कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, डेटा किस पाथ से आ रहा है किस पाथ से जा रहा है, उस पर किस तरह की फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है, ये सब ट्रांजैक्शन कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स कमांड्स जो इंटरचेंज होते हैं फिजिकल डेटाबेस और एंड यूजर के बीच में, ये ट्रांजैक्शन कहलाता है। इन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए। ट्रांजैक्शन मैनेजर इंश्योर करता है कि ये प्रोटोकॉल्स पूरी तरह से फॉलो हो, ताकि डेटाबेस पे किसी भी तरह का कोई रिस्क जनरेट ना हो। अब हम बात करते हैं फाइल मैनेजर की। देखिए फाइल मैनेजर ऑलरेडी हम आपको बता चुका हूँ, किसी भी डेटाबेस को किसी भी डेटा को फाइल लेवल तक ले जा करके स्टोर करना, इंडेक्सिंग जनरेट करना, इंडेक्स को अरेंज करके रखना, अलग अलग सेक्शन वाइज इन फाइल्स के रिकॉर्ड अपडेट करके रखना, इनके अंदर जो रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है यानी डुप्लीकेट फाइल्स बन रही है उनको रोकना, फाइल को करप्ट होने से रोकना, फाइल का फुल्ली मेमोरी स्पेस यूटिलाइज करना, ये सब फाइल मैनेजर हैंडल करता है। एंड देन आता है बफर मैनेजर। बफर मैनेजर का मतलब ये हो गया कि डेटाबेस जो है फिजिकल डेटाबेस से एंड यूजर तक डेटाबेस पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, ये बफरिंग टाइम कहलाता है। बफर मैनेजर इंश्योर करता है किसी भी यूजर को ज़्यादा टाइम वेट ना करना पड़े। इसके लिए फिजिकल डेटाबेस यानी ओरिजिनल डेटाबेस में से उस फाइल की टेम्परेरी कॉपी बना करके उसको जो है मॉड्यूल्ड करके देन एंड यूजर तक भेजना। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ओरिजिनल फाइल सपोज जैसे 10 MB की है, अब वो अगर ओरिजिनल फाइल भेजना है तो पहली चीज ओरिजिनल फाइल को भेजने के लिए टेक्निक ज्यादा इस्तेमाल होगी। ठीक है, दूसरा फाइल अगर ओरिजिनल ही चली गई तो डेटाबेस के अंदर से वो फाइल मिस हो गई, अब वो आएगी वो अपडेटेड फाइल है, तो जब कोई दूसरा यूजर उस फाइल को एक्सेस करेगा तो उसको बिल्कुल एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। इसलिए क्या होता है, ओरिजिनल फाइल हमेशा वही रहती है, उसकी कॉपी बनती है और ये कॉपी जाती है हर जगह पे, देन उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो कॉपी आकर के वहां पर पे उसके साथ में कि ये फाइल नंबर ये अपडेटेड फाइल है उसका, तो वो भी वहां पे जाकर के सेव हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बफर मैनेजर ये इंश्योर करता है कि जो वर्चुअल मेमोरी है उसका इस्तेमाल करके टेम्परेरी कॉपी जल्द से जल्द बने एंड देन यूजर तक जाए, यूजर से जो वापस जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आकर के ओरिजिनल फाइल में किस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये सब कुछ बफर मैनेजर तय करता है। इन शॉर्ट, टाइम डिले, टाइम ड्यूरेशन, जितना भी टाइम प्रोसेसिंग में चाहिए, इन सबको कंट्रोल करने का काम बफर मैनेजर करता है।
ठीक है। तो ये तो हुए कुछ पार्ट्स जो है हमारे स्टोरेज मैनेजर के। अब हम बात करते हैं कुछ सेमी या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से इस टेक्निक को मैं छोटे छोटे हिस्सों में अगर तोड़ दूं तो उन पार्ट्स की मैं बात कर लेता हूं। ये 5वां पार्ट मान सकते हो आप ऑल ओवर स्टोरेज मैनेजर का, जिसके अंदर डेटा फाइल्स, डेटा डिक्शनरी जो है हमारे इंडिसेस एंड स्टैटिकल डेटा आ जाता है। डेटा फाइल्स यानी हमारा एक्चुअली लिस्ट लेवल डेटा, किसी स्टूडेंट की मैंने डिटेल्स डेटाबेस में सेव करी है तो उस स्टूडेंट की जो डिटेल्स है वो स्टूडेंट के नाम की फाइल में चली जाएगी, तो ये डेटा फाइल हो गया। यानी सिंपल सा जो लिस्ट मेमोरी ब्लॉक है हमारे डेटाबेस का वो डेटा फाइल कहलाता है, जो अपने आप में किसी न किसी तरह का डेटा होल्ड करके रखेगा। डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी या फिर मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। ये जो डेटा फाइल है किस चीज़ के बारे में है, ये किस टेबल से जुड़ी हुई है, इसकी लोकेशन क्या है, इस फाइल का इंडेक्स नंबर क्या है, ये सब उस डेटा के बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। सपोज जैसे मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूँ, ये मैंने नंबर लिख दिया 23। अब आपको ये तो पता है कि 23 है, पर ये क्या है, क्यों है, हमें नहीं पता है। किसी का रोल नंबर है, किसी मकान का नंबर है, किसी के मोबाइल के कुछ पार्ट्स हैं, मोबाइल नंबर के कुछ जो है रिमेनिंग पार्ट्स है, क्या है। यानी कि जब तक इस डेटा के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि क्या है, ये डेटा हमारे लिए यूजलेस है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो है एक रूम नंबर है, तो आपको क्या पता लगा, भाई हाँ ठीक है ये रूम नंबर है, किसी बिल्डिंग या किसी होटल में होगा। इट मीन्स के डेटा अबाउट डेटा, डेटा डिक्शनरी ये काम करती है। हम मेटा डेटा पे आने वाले टाइम में एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको मेटा डेटा और उसकी फंक्शनिंग और वर्किंग पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं इंडिसेस या फिर इंडेक्सेस की। देखिए खाली ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ डेटा फाइल्स की इंडेक्स जनरेट होती है, प्रोग्राम्स को भी इंडेक्स नंबर दिए हुए होते हैं। जितने भी जो सब प्रोग्राम्स बने हैं उनको इंडेक्स नंबर, जितने भी इवेंट्स अभी तक हुए उनको इंडेक्स नंबर दिया जाता है। डेटा फाइल्स तो हो ही गई, यानी कुल मिला के हर एक चीज को एक सीक्वेंस नंबर देकर के ही अरेंज करके रखा जाता है। ऐसा थोड़ी है क्रिएट प्रोग्राम तो क्रिएट नाम का टेबल का प्रोग्राम जो उसको ढूंढ के निकालेंगे, वो प्रोग्राम किसी लिस्ट या किसी इंडेक्स नंबर पे रखा हुआ होगा जो डेटा डिक्शनरी शो करेगी, वहां जाकर के उस प्रोग्राम को जो है रन किया जाएगा। इट मीन्स के इंडिसेस वो चीजें होती हैं जो कि किसी भी तरह के सिक्वेंशियल डेटा को स्टोर करके रखने का काम करती है, और ये सिक्वेंशियल डेटा एक्चुअली में बाकी अदर फाइल्स के सिर्फ और सिर्फ लोकेशन या फिर उनके एड्रेस नंबर्स होते हैं। तो ये इंडिसेस में आ गया। फिर आता है स्टैटिकल डेटा। देखिए स्टैटिकल का मतलब सिंपल सा हो गया, ऐसा डेटा जिसको कंप्यूट किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके। मोस्ट ऑफ इसे न्यूमेरिक डेटा से जोड़ के देखा जाता है। तो इस तरह के डेटा को होल्ड करके रखने का या मैनिपुलेट या फिर ऑपरेट करने का काम जो है हमारा स्टैटिकल डेटा जो है वो देखता है। तो ये सब कुछ जो था ये था स्टोरेज मैनेजर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे द क्वेरी प्रोसेसर के बारे में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, द क्वेरी प्रोसेसर। देखिए नाम से पता लग रहा है एंड यूजर, प्रोग्रामर्स या डीबी एडमिनिस्ट्रेटर जो क्वेरीज पास करते हैं, उन क्वेरीज को एक्चुअली में ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो कि डेटाबेस एप्लीकेशन समझ सके। ठीक है, जैसे हमारे हिसाब से क्रिएट टेबल वेयर टेबल नेम इज स्टूडेंट, ये हमने कमांड दिया, एक टेबल बनाओ जहाँ पे टेबल का नाम होगा स्टूडेंट। अब जो डेटाबेस जो वो उसको इतना डिटेल में नहीं समझता, वो क्या करेगा, क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करना है, नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है, बाकी पार्ट वो हटा देगा। ठीक है, तो इस तरह का जो कंपाइलेशन होता है ये क्वेरी प्रोसेसर करता है। सिंपल सा एंड यूजर या प्रोग्रामर ने जो भी क्वेरी दिया है उसको सिंप्लीफाई करना ताकि डेटाबेस उसको समझ सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके। साथ के साथ ये जो स्टेटमेंट या जो भी कमांड्स जो पास किए जाते हैं एंड यूजर्स के थ्रू या प्रोग्रामर्स के थ्रू या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू, इन कमांड्स को कंपाइल करके एक तरह से हम बोल सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है जिसमें वो प्रोग्राम बनाया गया है उसमें, प्लस साथ के साथ हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज है या जो मशीन लैंग्वेज में उसमें भी उसको ट्रांसलेट करना ताकि उसको एक्चुअली में जो सिस्टम है वो उसको समझ सके। हम सब जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जस्ट उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है जो हम देखते हैं। कोई भी ओरिजिनल प्रोग्राम, कोई भी कमांड जो है वो जाकर के बाइनरी में ही कन्वर्ट होगा। तो ये काम भी एक तरह से जो है क्वेरी प्रोसेसर ही देखता है। बट मेन टास्क क्या हो गया, एंड यूजर्स की तरफ से आई यूज क्वेरीज को सिंप्लीफाई करके डेटाबेस को समझाना कि एंड यूजर कहे क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेरी प्रोसेसर के भी 4 मेन पार्ट है, डीएमएल कंपाइलर, एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर, डीडीएल इंटरप्रेटर एंड क्वेरी एवोल्यूशन इंजन। अब इसमें से बात करते हैं हम डीएमएल कंपाइलर की। डीएमएल कंपाइलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामर्स काम में लेते हैं डेटाबेस को एक तरह से एक्सेस करने के लिए। पहले से जो प्रोग्राम्स उसके अंदर बने हुए टेबल्स जो बनी हुई है, जो भी डेटाबेस है उसके अंदर एक्सेस करना, चेंजेस करना, मॉडिफाई करना, अपडेट करना, उसको कंसिस्ट स्टेट में बनाए रखने के लिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं वो सब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो ऐसे जो भी स्टेटमेंट जब प्रोग्रामर्स पास करते हैं डेटाबेस को तो उनको कंपाइल करके डेटाबेस की लैंग्वेज के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना, ये काम डीएमएल कंपाइलर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर। देखिए कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर डीएमएल स्टेटमेंट जो होते हैं, कमांड्स जो होते हैं पहले से एम्बेडेड होते हैं। एटीएम मशीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट।
एटीएम मशीन के अंदर हमें तो डायरेक्ट कमांड्स दिए होते हैं, हम तो टच बटन से या फिर टच स्क्रीन से या फिर जो टच बटन से उनको प्रेस करके हमारा सारा काम जो हम एटीएम मशीन से करवा लेते हैं। लेकिन ये एक एम्बेडेड एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन जिसके अंदर ऑलरेडी कमांड्स एम्बेडेड किए हुए हैं। आपको अलग से क्रिएट, इंसर्ट, सेलेक्ट या फिर ये टाइप नहीं करना है, आपको खाली बटन प्रेस करना है, कमांड जो उस एप्लीकेशन के अंदर जुड़ा हुआ है, एम्बेडेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो जुड़ा हुआ है वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो जब कभी ऐसी किसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर कमांड्स या फिर जो क्वेरीज एम्बेडेड है, उन क्वेरीज को उस एप्लीकेशन से एक्सेस मतलब उनसे एक्सेस एक्सेप्ट करके देन उनको सिंप्लीफाई करना, नॉर्मलाइज करना, ताकि डेटाबेस समझ सके कि एक्चुअली कमांड है क्या और ये एम्बेडेड एप्लीकेशन से किस तरह से हम तक पहुंचा है। ये काम जो है वो है एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर करते हैं। और अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो सिंपल सा एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर एम्बेडेड एप्लीकेशन से आने वाले कमांड्स को डीएमएल कंपाइलर की समझने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन डीएमएल कंपाइलर जो है उन कमांड्स को जो है डेटाबेस के हिसाब से वो ज़्यादा नॉर्मलाइज कर देता है। तो ये हो गए हमारे डीएमएल कंपाइलर एंड एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर। नाउ डीडीएल इंटरप्रेटर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या जो क्रिएटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं डेटाबेस को बनाने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, क्रिएट टेबल, एक टेबल को क्रिएट करने का कमांड है ये, जिससे डेटाबेस में टेबल बनती है। एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज असाइन करना, वेयर वैल्यू दिस। तो ये जो प्रॉपर्टीज असाइन हो रही है ये सब एक्चुअल लेवल में हो रहा है जहाँ डेटाबेस को बनाया जा रहा है। तो इसके लिए जो लैंग्वेज काम में ली जाती है वो होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके जितने भी जो स्टेटमेंट्स आते हैं, कमांड्स या क्वेरीज आती हैं, इन सबको डेटाबेस के हिसाब से सिंप्लीफाई या नॉर्मलाइज करने का काम जो है वो हमारा डीडीएल इंटरप्रेटर करता है। साथ के साथ हमारा डीडीएल इंटरप्रेटर जो है वो एक काम और करता है, चूंकि डीडीएल पार्ट जो है वो डेटाबेस को बनाने से लेकर के उसके क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, तो किसी भी तरह का डीडीएल स्टेटमेंट जब पास किया जाता है तो उससे जो भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा उसका एक रिकॉर्ड भी जो है ये डेटा डिक्शनरी में होल्ड करके रखता है। सपोज जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ने एक टेबल क्रिएट करी, उसका नाम दिया स्टूडेंट, तो ये रिकॉर्ड जो है डेटा डिक्शनरी में जाएगा कि स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनी है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। वरना खाली टेबल बना के छोड़ दो, उसका एड्रेस ही अगर डेटा डिक्शनरी के पास नहीं है तो किसी भी यूजर को भी कभी पता नहीं लगेगा कि कोई स्टूडेंट नाम की टेबल बनी थी। और सपोज पता लग भी गया, वो डेटाबेस में जाके सर्च करेंगे, टेबल कभी मिलेगी नहीं। क्यों? डेटा डिक्शनरी ने उसका एड्रेस कभी होल्ड करके नहीं रखा। तो इन सिंपल वर्ड्स डीडीएल इंटरप्रेटर सारे जो कमांड्स है जो डीडीएल लैंग्वेज के थ्रू या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू आ रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करता है, एग्जीक्यूट करता है, उनका एक रिकॉर्ड जो है वो डेटा डिक्शनरी के अंदर होल्ड करके रख देता है। अब बात करते हैं क्वेरी एवोल्यूशन इंजन की, ठीक है। देखिए, क्वेरी एवोल्यूशन इंजन का मतलब होता है जो भी क्वेरीज आई हैं उनको सिंप्लीफाई करना, एग्जीक्यूट करना, जो जो उसे डेटा चाहिए वो डेटा उसे प्रोवाइड करना, और वो क्वेरी का फॉर्मेट क्या है उसी सीक्वेंस में काम करना। क्रिएट टेबल की क्वेरी आई है तो टेबल क्रिएट होगी, सेलेक्ट टेबल की क्वेरी आई है तो टेबल का जो भी नाम दे रखा है वो टेबल सेलेक्ट होगी, ठीक है। रिमूव, मॉडिफाई, अपडेट, इस तरह से जो क्वेरी दी जा रही है वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये क्वेरी एवोल्यूशन इंजन तय करता है और ये 100% इंश्योर करता है कि वही आउटपुट जनरेट हो जो कि क्वेरी के थ्रू दिया गया है। तो अब ये जो है हमारा क्वेरी एवोल्यूशन इंजन काम कैसे करता है, ये देखिए, डीएमएल कंपाइलर हो गया और ये जो डीडीएल इंटरप्रेटर हो गया, ये जब कमांड्स को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सा मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी तो नहीं बोल सकते, मशीन लैंग्वेज का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, यानी कि सिस्टम को, प्रोग्रामिंग को समझ में आ सकने वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें जब कन्वर्ट करते हैं तो उनको एग्जीक्यूट करने का काम क्वेरी एवोल्यूशन इंजन करता है। यानी कि इनको हम स्टेप में समझ लेते हैं। अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या क्रिएटर है, वो जो भी कमांड्स देगा वो डीडीएल इंटरप्रेटर के थ्रू सिंप्लीफाइड होकर के क्वेरी एवोल्यूशन इंजन के पास आएंगे। क्वेरी एवोल्यूशन इंजन उनको एग्जीक्यूट करता है और जो आउटपुट जो डीबीए को चाहिए वो उसे प्रोवाइड करता है। अगर प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये प्रोग्रामर्स का देखिए, यहाँ क्रिएटर प्रोग्राम में उलझेगा मत, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। प्रोग्रामर का मतलब ये भी हो सकता है जिन्होंने बनाया है या फिर जिनके लिए वो काम कर, जैसे मुझे एक डेटाबेस चाहिए, ठीक है, मैं खुद क्रिएट भी कर सकता हूँ। इन दैट केस मैं डेटाबेस प्रोग्रामर भी हो गया, मैं क्रिएटर भी हो गया, मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हो गया। या फिर मैं क्या करूँ, मैंने एक डेटाबेस खरीद लिया, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो मैंने खाली मेंटेनेंस रखने के लिए प्रोग्रामर्स हायर कर लिए, तो वो प्रोग्रामर्स, ठीक है। तो इसमें उलझेगा मत। तो प्रोग्रामर्स जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डेटाबेस को रनिंग मोड में बनाए रखते हैं। तो ये जो कमांड्स हैं उनको जब लो लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो क्वेरी एवोल्यूशन इंजन जो है उन्हें एग्जीक्यूट कराता है। एम्बेडेड में बता ही चुका हूँ, एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर, एम्बेडेड एप्लीकेशन से आने वाले डीएमएल इंस्ट्रक्शंस को जो है नॉर्मलाइज करके डीएमएल कंपाइलर को भेजता है। डीएमएल कंपाइलर उन्हें और नॉर्मलाइज करके जो है क्वेरी एवोल्यूशन इंजन को दे देता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये होता है क्वेरी प्रोसेसर का। तो ये जो दो मेन कंपोनेंट है, स्टोरेज मैनेजर और क्वेरी प्रोसेसर, ये दोनों मिलकर के डेटाबेस को एक्चुअल फंक्शनिंग मोड में
बनाए रखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली इस चीज़ को पढ़ा है। जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है उसके अंदर हम डेटाबेस की ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे कि डेटाबेस एक्चुअली वर्क कैसे करता है, डेटा किस सीक्वेंस में फ्लो होता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको द क्वेरी प्रोसेसर एंड स्टोरेज मैनेजर इनके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई भी किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में चाह रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाह रहे हैं। इस वीडियोज़ के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी तक हमने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उन वीडियोज़ के लिंक और उन वीडियोज़ के नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।